कुरैशी कुटुंबीय हे भारतात दाखल झालेलं आहे आणि संपूर्ण कुटुंबासाठी हा जो काळ होता तो अतिशय खडतर होता। त्यामुळं या कुटुंबाच्या नेमक्या भावना काय होत्या हे सर्वात आधी आपण एबीपी माझाच्या प्रेक्षकांना दाखवतोय आणि हे संपूर्ण कुटुंबीय माझ्यासोबत आहे। मी एकदा माझा कॅमेरामन इरफान शेख याला सांगेन की एकदा त्याने संपूर्ण कुटुंबियांची ओळख करून द्यावी। हेच ते दाम्पत्य आहे जे इतक्या खडतर परिस्थितीतून गेलेलं आहे आणि ही चिमुकली आता जी आईच्या कुशीत अतिशय निवांत आणि एक गाढ अशी झोपेत आहे। हिचा जन्म कतारच्या जेलमध्ये झाला। आयत असं तिचं नाव ठेवलेलं आहे। आपण सर्वप्रथम या कुटुंबियांशी बोलिया। शरीक आपल्यासोबत आहे। कैसे एक्सपीरियंस था और कैसे गए ये पूरे दो साल के करीब आप लोग जब जेल में थे? सर ये एक्सपीरियंस तो बहुत टफ था। जिसने भी टाइम गया बहुत टेंशन में गया। मतलब अच्छा नहीं था जो भी था, जैसा भी हुआ हमारे साथ, जो भी किया हमारे साथ, जैसा हमको फंसाया, बैग दिया, कुछ भी अच्छा नहीं किया सर। बट फाइनली हमको 2 साल बाद रिलीज़ मिला, अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक्चुअली मतलब क्या हुआ क्या था, किस तरह से आपको ये जो आपके कोई एक रिलेटिव ने आपको ये टूर ऑफर किया, यही वो बैग है, क्या हुआ था उस दिन? सर एक्चुअली मुझे एक दिन पहले रात को कॉल किया गया। मतलब ये मेरा फादर का सिस्टर है, मतलब इसको हम फूफी आंटी बोलता है, फूफी है। उन्होंने हमको एक बोला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक हनीमून, सेकंड हनीमून के लिए भेज रहा है हमारी तरफ से। हम उनको काफ़ी मना भी किया कि हम नहीं जाएगा, हमको आपका ऐसा कोई पैकेज वैकेज ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा जॉब रहता है, सब कुछ रहता है। उन्होंने बोला नहीं, अब जाओ, अब आप मेरा बेटी जैसा है, मेरा वाइफ मतलब वो मेरा बेटी जैसा है, मैं बेटे जैसा है। मैं उनको बता रहा कि मेरा बेटी मतलब मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है। वो बोले नहीं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, खरीद बात है, ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। फिर उन्होंने बोला, मैं बोला चलो ओके, हमारा फूफी है, हमारा डैडी का सिस्टर है, हमारे साथ कभी ऐसा कुछ गलत काम तो नहीं करेगा। फिर वो बोला एक बैग रहेगा, बैग में तंबाकू रहेगा। मैं बोला मैं ऐसा किसी का बैग ऐसा पकड़ता नहीं है, मैं ऐसा कोई बैग टच भी नहीं करेगा। वो बोले नहीं बेटा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस खाली तंबाकू रहता है, मतलब हम जो यहाँ पे ऐसा खाता है, मतलब अपने यहाँ जो नॉर्मली मिलता है, विमला शिमला ऐसा कुछ। वो बोले ऐसा रहता है, वो बस मेरा एक फ्रेंड रहेगा, देना है। मैं बोला नहीं, मैं उनसे पूछ भी रहा, आप मेरा रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, पप्पी क्या है, क्योंकि मैंने सुना था कि भाई गोल्ड कैसा होता है। हमारे को वो टाइम पे भी दोनों मियाँ भी को ऐसा हस्बैंड वाइफ को आइडिया नहीं है कि भाई आज की तारीख में भी ऐसा मतलब ड्रग्स का स्मगलिंग होता है। मैं उनसे वही पूछ रहा था कि भाई आंटी के ऐसा कुछ गोल्ड तो नहीं दे देगा बैग में, ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा। नहीं, बोला बस खाली तंबाकू है, मतलब मानीचंद जैसा खाता है आदमी लोग, जो अलाउड है। वो बोली जो अलाउड है, जो हम लोग आता जाता है, क्योंकि हमको मालूम था, क्योंकि वो पहले हम इससे पहले जो दूसरी जगह जो रहते थे वहाँ पे वो 2nd फ्लोर पे थे, हम 4th फ्लोर पे थे। तो कभी भी उनका मतलब उनका जो डॉटर है उनसे पूछेगा तो वो बोले कि भाई हमारी मम्मी तो कतर में है या तो दुबई में है। तो हमको लगता था कि भाई वो ऐसे ही काम करती होंगी, तंबाकू मतलब एक ऐसा नॉर्मल होगा। तो फिर उन्होंने हमको ये बैग दिया। फिर ये बैग में से पूरा मतलब 4.5 किलो इसमें से एशिश निकला, मतलब चरस निकला था। ये बैग उनका है, उन्होंने बैग दिया हमको, दिया था उन्होंने, दिया था हमको बैग। ये इसमें पूरा ऐसा साइड से पूरा फिटिंग करके दिया था। ये बैग से पूरा इधर था। ये तो पहले क्लॉथ है, ये कतर कस्टम्स ने पूरा कटिंग करके निकाला था जब हमको एयरपोर्ट पे पकड़ा था। जब हमको पकड़ा था ये कतर एयरपोर्ट पे कस्टम्स में पकड़ा था। ये ऐसा पूरा ऐसा स्टिचिंग, आप इसको जब ये स्टिच था आप उसको पहचान भी सकते नहीं कि इसमें कुछ है। इसमें ये कपड़ा है, इसमें एक स्पंज था वाइट कलर का, इसके अंदर पूरा ऐसा फिटिंग था। एक ही पैकेट है कि छोटे-छोटे पैकेट करके रखे? पूरा सर ये लाइन से ऐसा इसमें पूरा पैकेट था। ये देखिए इसके पूरी मार्किंग्स है, ये पूरा स्टेपलर की पिन है, ये पूरा सब ऐसा अटैच था। बीच में इसका पूरा सामान रखा था, ऐसा स्मॉल पोर्शन में बना के उन्होंने पूरा यहाँ से ये पूरा यहाँ से देखिए ना, ये पूरा यहाँ से पूरा पिन लगा है, जा पिन है, पूरा उनका फिटिंग है। अच्छा। ये पूरा कतर कस्टम्स ने जब एयरपोर्ट पे हमको पकड़ा, ये पूरा बैग फाड़ा, उनके पास इतना बड़ा कटर था, उसमें से पूरा निकाला। ये देखिए ये सब उनका कटिंग है। तो ये लगेज में ही रखा था आपने? हाँ ये नॉर्मल लगेज में ही गया था सर। तो फिर हमें आपको फिर इमिग्रेशन पे, हाँ वहाँ से हमने इमिग्रेशन साइड में रुका कि हमको बोला आप दोनों हस्बैंड वाइफ साइड में आओ, कस्टम्स में चलो, आपका जो बैग है, मतलब हमारे बोर्डिंग पे था बैग, आपका बैग लो और कस्टम्स में चलो। तो कस्टम्स में उन्होंने मशीन में डाला। उन्होंने बोला बैग में क्या है? हमने बोला बैग में कुछ नहीं, हमारा कपड़ा है। उन्होंने बोला बैग खाली करो। हमने बैग खाली किया। फिर उन्होंने ये एम्प्टी बैग, ये ऐसे बैग अंदर डाला। उन्होंने बोला बैग में कुछ गड़बड़ है। बोले बैग में क्या है सर? मैं बोला मुझे पता नहीं बैग में क्या, बैग तो खाली, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने फिर इतना बड़ा अपना कुछ मशीन लाया, मतलब कटिंग का मशीन रहता है उनके पास। उन्होंने पहले कपड़ा काटा, फिर ये कपड़े के ऊपर स्पंज था, स्पंज काटा, ये कपड़ा निकाला तो इसमें पूरा साइड से आशीष था, चरस था। फिर आपको क्या बताएगा उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद तो हम पूरा मेंटल टेंशन में चले गए। हमारा वाइफ रो रहा है, मैं रो रहा है। हम लोग एयरपोर्ट पे जिधर जैसा पकड़ा हम वैसे बैठ गए थे एयरपोर्ट पे नीचे, क्योंकि सब खलास था। नेक्स्ट मंथ मेरा कंपनी में प्रमोशन था, मैं इधर MNC में काम कर रहा था। नेक्स्ट मंथ मेरा प्रमोशन था, मेरा वाइफ प्रेग्नेंट था,
फिर ये इतना सामान निकलना, हमको पता नहीं होना। हम उधर एयरपोर्ट पे उधर ही बैठ के रो रहे थे, क्या करते सर। और उनको कुछ अब बताएंगे, वो लोग कुछ बिलीव नहीं करते उधर। बस ये ये मेरे बोर्डिंग में ना, ये मेरा सामान मैं लेके आया। वो लोग ये बोलता है आपका बोर्डिंग में आपका सामान है, वो कहाँ से आया, कौन लाया, कौन दिया, नहीं। बस फिर वहाँ से मेरा वाइफ को सेपरेट किया, उनको वुमेंस जेल में लेके गया, मुझे जेंट्स जेल में लेके गया। फिर जो लोग का प्रोसीजरिंग चलता है वो सब चालू हुआ। फिर वो बढ़ते बढ़ते गया सर, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, वही सब चला। मोदी जी अपन बातचीत करें, आप हमें बताइए आपके लिए ये समय कैसा रहा, क्योंकि आप प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे और ये सब चीज़ हुई, आपने कतार में कदम भी नहीं रखा था और ये सब आपको झेलना पड़ा। बोलिए बोलिए, जो आपके साथ बीती वो बता दीजिए। मेरी पहली बच्ची थी, बट ऑब्वियस किसी के लिए भी अच्छा टाइम नहीं होगा। मैंने बहुत क्यों वहाँ पे मेरी बच्ची ने 1 साल बहुत कुछ सफ़र किया और जिन्होंने मेरे साथ ये किया, अब मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसा कोई कभी किसी के साथ ना करे कि मैंने बहुत कुछ वहाँ पे बर्दाश्त की, बहुत कुछ। कोई जेल अच्छी नहीं होती, चाहे कहीं की भी हो। बहुत कुछ हमें तकलीफ थी, मैंने पूरी प्रेगनेंसी, मेरी बच्ची का सब कुछ मैंने अकेले हमेशा से करी। यहाँ तक कि उसके डैडी ने उसको 8 महीने के बाद देखा। बहुत बुरा वक्त था ज़िंदगी का, जो कभी नहीं भूल सकते हम। मैं और एक मैसेज देना चाहती हूँ गवर्नमेंट को, प्लीज़। वहाँ बहुत सारे और इनोसेंट लड़कियाँ हैं, मैं चाहती हूँ मीडिया और हमारी गवर्नमेंट उनके लिए भी कुछ हेल्प आउट करे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी छोटी यंग एज की लड़कियाँ, बहुत सारी इनोसेंट फैमिली से दूर, प्लीज़ उन लोग के लिए भी सब कुछ करें, क्योंकि मैं उस जगह से मैं रह के आई हूँ, मैं उन लोगों के साथ उस तकलीफ से हम गुजरे हैं। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट कुछ करे ये चीज़ के लिए। ये जो एयरपोर्ट का जो इतना केस है, क्योंकि 2018 से 2000 अभी तक के कोरोना केस है बंद है, अदरवाइज वहाँ पर बहुत ये हर रेगुलर केस है, डेली केसेस आ रहे हैं एयरपोर्ट कैचे। और ज़्यादातर अभी लड़कियों को ये चीज़ का टारगेट बनाया जाए, यंग लड़कियों को। तो प्लीज़ मैं हमारी गवर्नमेंट को बोलती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट किया जाए, कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे जब चेकिंग होती है तो उसको स्ट्रिक्ट किया जाए। आपके लिए ये समय कैसा था, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, बच्ची आपकी पेट में थी, आपको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह वो सब जेल में मिला था? हाँ, वो मुझे उन्होंने दिए थे मेडिकल इशू के लिए, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट मेंटल टॉर्चर बहुत था। बट ऑब्वियस किसी को भी अकेले हर चीज़ को करना, कोई नहीं हेल्प आउट के लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क रहा है मेरे लिए वो टाइम पे। बहुत कुछ मैंने देखी हूँ, बट हाँ ये है मेडिकली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। इस दौरान शारिक से आपकी कभी मुलाकात या कभी रिश्तेदार? अभी नहीं, मैं इनसे डायरेक्ट 1 साल 1.5 साल बाद मिली थी। हम 1 साल बाद हमारा जब ऐसा मीटिंग फेस टू फेस 1 साल बाद हुआ था। जब आपसे पूछताछ हो रही थी तो कुछ मतलब तकलीफ हुई आपको, कुछ टॉर्चर किया गया वहाँ पे, मतलब जो अथॉरिटी ने आपकी पूरी? फिजिकल वायलेंस तो नहीं था, बस वहाँ पे एक प्रोसीजर रहता है, वो सब लोग एक रूम में रखता है, मतलब उसको एक सॉलिटायर रूम बोलता है, वहाँ पे वो लोग रखते हैं। मतलब वहाँ पे आपको छोटा रूम रहेगा, उसमें एक मैट्रेस रहेगा, उसमें ही रहो, उसमें एसी फास्ट रहेगा, उसमें वॉशरूम नहीं है, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो पुलिस वाले को बुलाओ। मतलब एक वैसा उनका जो प्रोसीजर है, बस एक वो प्रोसीजर फॉलो करना रहता है। उन्होंने कुछ फिजिकल असल्ट तो नहीं किया हमारे साथ। पूछताछ अलग अलग होती थी एक साथ? हाँ, क्योंकि वहाँ पे एकदम सेपरेट है, वुमेन्स एंड जेंट्स का एकदम सेपरेट है, सब इंक्वायरी अलग अलग होती थी। कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या कभी मिल पाए? हाँ, सिर्फ देखते थे, कभी बात नहीं हो पाती थी जल्दी। अलग अलग रखते? हाँ, अलग अलग सेपरेट थे, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग। मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए पूरा अलग है, पूरा अलग है। उनको फीमेल पुलिस एस्कॉर्ट करेगा, हमको जेंट्स पुलिस एस्कॉर्ट करेगा, उससे बात भी नहीं कर सकते। बात भी नहीं कर? नहीं, बात भी अलाउड नहीं है, बच्ची से भी नहीं मिल सकते। अगर आप बोलेगा बच्ची से मिलना है तो वो लोग। आप पहली बार बच्ची को कब? मैं 8 महीने बाद बच्ची को मिला। 8 महीने तक मिल भी नहीं। लेकिन पता था डिलीवरी? हाँ पता था, मेरे फादर मदर थे, उनको मैं कॉल करता था जेल से, तो वो बोलते थे हाँ भाई डिलीवरी हो गई, बच्ची हुई है। मैं उनसे से एप्लीकेशन भी लिखी, उन्होंने बोला रिजेक्ट है, क्योंकि वो टाइम पे कोरोना था। मैंने उनसे एप्लीकेशन लिखी कि मेरा वाइफ का कल डिलीवरी है, मुझे एक हॉस्पिटल लेके जाया जाए, मेरा पहला बच्ची है। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे कॉल करके बोला रिजेक्ट है, नहीं जा सकते आप। बच्ची का नाम वगैरह आपने वही? जी, मेरी फैमिली से कंसर्न करके मैंने इसका नाम रखा। आयत। जी, क्या आयत। मतलब है नाम का? आयत निशानी। आपसे जेल में कुछ और लोग भी मिलते थे, क्योंकि आपने कहा कि उस टाइम पे कई सारे इंडियंस ऐसे केसेस में पकड़े गए, ड्रग ट्रैफिकिंग। वहाँ पर बहुत सारे। किसी से बात होती थी या वो लोग, उनकी क्या भावनाएं थी जब आप लोग आपस में बात करते थे वहाँ पे, क्या बातें होती?
मैं एक से वहाँ पे एक लड़की है सिंधु करके, उसका भी सेम मेरे जैसा ही केस है। उसकी भी फैमिली बहुत एफर्ट्स करी। मैं बल्कि मीडिया को बोलना चाहती हूँ कि उसको भी हेल्प आउट करो, क्योंकि वो उसको ऑलमोस्ट वहाँ पे 3 साल होने वाला है। वो सिंगल है और वो भी इसी चीज़ में ट्रैप हो चुकी है। जो जिसने उसको फंसाया वो भी ऑलरेडी यहाँ जेल में ही है। ऑलरेडी उसका भी काफ़ी पेपर वर्क है, बट मैं चाहती हूँ मीडिया का सपोर्ट उसको भी हो, क्योंकि मीडिया ने मेरे को बहुत हेल्प आउट किया। और आज मैं मीडिया, हमारी गवर्नमेंट, एनसीबी, हमारी इंडियन एम्बेसी, धीरज सर, मैं सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना सब किया। और आज हम एटलीस्ट उन सबके एफर्ट के हम लोग रिटर्न आ पाए, वरना हमें 10 साल का जजमेंट था और वहाँ से रिटर्न आना। वहाँ से अगर जो आपको सेंटेंस आ गया, आपको पूरा सेंटेंस सर्व करना पड़ता है, उसके बाद ही निकलना पड़ता है। उन्होंने हमें पहला सेंटेंस 10 साल का दिया था। न्यायालयीन लढा सुद्धा खूप महत्त्वाचा होता. तपास यंत्रणेनं त्यांना साथ दिली, परंतु भारतीय गव्हर्नमेंट यांनी सुद्धा त्यांना प्रचंड साथ दिलेली आहे. संपूर्ण न्यायालयीन लढा पूर्ण होईपर्यंत कुरेशीजी तिथंच तळ ठोकून होते आपल्या मुलांसोबत, कारण की जे घडलं ते कधीच कुणाच्या कल्पत नव्हतं. कुरेशीजींची आपण विचारूया. तुम्ही पूर्ण 2 वर्ष तिथे काढली, पूर्ण तिथे होतात. सुरुवातीपासून जेव्हा तुम्हाला कळलं की एअरपोर्टवर मुलांना पकडलंय, तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती आणि तुम्ही कतारला गेल्यावर काय झालं नाही? मैं जब कतर में पहली बार गया वहाँ पे, तो मुझे ये पता नहीं था कि कौन सी जेल में है, ये कौन कहाँ पे जेल में पता नहीं था मुझे. तो उसके बाद मैंने उनको 2 दिन 3 दिन ढूंढा, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये फला जेल में है. तो फिर मैंने उनसे जाकर जेल में, जब जेल में पहुँचा तो वहाँ पे जेल का टाइमिंग ख़त्म हो गया था 5 बजे का. तो उन्होंने कहा उनको सुबह 9 बजे इनकी कोर्ट में पहली इनकी पेशी है, मतलब उनको कोर्ट में हाजिर करेंगे कल. तो मैं 7:45-9 बजे कोर्ट में पहुंच गया. फिर जब हियरिंग हुई तो बाद में दोनों मिलके मुझे बहुत रोए देख के. उन्होंने कहा कि डैडी हमको देखो, तबस्सुम ने हमको फंसा दिया, हमको बोला कि तुम ऐसे घूमने जाओ, हमारे बैग में ड्रग्स डाल दिया उन्होंने. बोले देखो अभी हमारी कोई गलती नहीं, इसमें हमारा कुछ भी वो नहीं है. और मेरे पास देखो डैडी फ़ोन है, मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग है, उसमें तबस्सुम ने मुझे कैसे फंसाई और कैसे मुझे उसने गुमराह करके मुझे फंसाई, तो वो सब उसमें मेरी बेगुनाही का सबूत है उस मोबाइल में. तो फिर दूसरे दिन जब ये फिर मैं इनसे जेल में जाके मिला, जेल में जाके मिलने के बाद फिर उन्होंने इनकी अमानत, जो फ़ोन, इसका वॉलेट, इसका वॉच सब दे दिया उसमें. तो जब मैंने फ़ोन अपने होटल में लाके जब सुना मैंने, तो सारा उसमें बेगुनाही का सबूत उसमें फ़ोन में था. वकील वगैरे कसा केलेला, तिकडच्या न्यायव्यवस्था, तिकडचं कोर्ट सगळं तुमच्यासाठी नवीन होतं. वकील वगैरे ते कसं झालं सर? वकील जैसे कोर्ट में जब इनके पास मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे बहुत से लोग से मैंने थोड़ी मुलाकात करी कि कौन वकील यहाँ पे अच्छे हैं, किससे करना, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती है. तो मैंने एक ऐसा वकील किया, उन्होंने किया कि इनको हिंदी भी इंग्लिश भी आती है, और मेन उनके लॉयर वो कतरी है, क्योंकि कतरी लॉयर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है. तो ऐसे करके मैंने निसार कोचेरी करके एक एडवोकेट थे, इंडियन लॉ फर्म बहुत बड़ी वहाँ पे है, कोचेरी एंड सन्स, और दूसरे अब्दुल्ला ईसाल अंसारी, वो कतरी लॉयर थे. तो उनको मैंने हायर किया. तो उन्होंने, जब मैंने उनको हायर किया तो उन्होंने यही मुझे कहा कि देखो आप जब तक इन बच्चों की वहाँ की बेगुनाही का सबूत के नहीं आओगे, इंडिया से आपकी बहन को अरेस्ट नहीं करवाओगे, आपके बच्चे छूटेंगे नहीं. तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर इनकी क्या कंक्लूजन, इनका क्या मतलब सेंटेंस हो सकता है मैक्सिमम. तो उन्होंने कहा कि इनको लाइफ सेंटेंस हो सकता है. मैं वहाँ बहुत घबरा गया, डायरेक्ट लाइफ सेंटेंस हो सकता है बोले तो मैं वहाँ पे मैंने समझे बहुत हिम्मत हार गई वहाँ पे मैं. लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी. जब ये उन्होंने कहा ऐसा कि आप ये लेके आओ चीज़, ये पॉसिबल था कि आप उनको अरेस्ट कराओ, FIR लेके आओ, FIR आ जाएगी और उनकी जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, मुंबई पुलिस का लेटर मिल जाएगा, तो इनके में छूटने का चांस है. तो फिर मैं बॉम्बे आया. उनके बोलने पे सब जगह मैंने एप्लीकेशन दी. DGP ऑफिस, जब संजय बर्वे साहब से मिला मैं, जब CP कमिश्नर थे संजय बर्वे साहब से, ANC के लांडे साहब से मिला और DGP साहब से मिला, सब जगह जॉइंट CP से, सब जगह मैंने कोशिश करी. तो लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं बन रहा था. बोले कि आप माल वहाँ पकड़ा गया है और आप यहाँ कंप्लेन कर रहे हो, और वो लेडी हम पे भी कुछ कर सकते हो. फिर लास्ट बाकी पुलिस ने हम पे एतबार किया, मतलब भरोसा किया कि नहीं हम सही बोल रहे हैं. तो उन्होंने जोन 3 के DCP थे मिस्टर अविनाश कुमार, उन्होंने भरोसा किया हमारे पर, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने उसको अरेस्ट किया. अरेस्ट करने के बाद जितने भी कॉपी थी FIR की यहाँ से, वो वहाँ पे मैंने वहाँ से फ़ोन करके फिर मैं कतर चला गया यहाँ से. उनको देख के मैं उन्हीं बाकी मम्मी डैडी को कि आप अभी मैं कतर में, मुझे उनका डेट है वहाँ जाना है मुझे,
आप कैसे भी करके मुझे एफआईआर करके दो इनकी। तो इन्होंने दोनों ने माशाल्लाह इतनी भागदौड़ करके, कोई रात दिन देखा नहीं, हर वक्त कमिश्नर के यहाँ बैठे, कभी कहाँ बैठे हैं, इन्होंने अपना काम बराबर किया यहाँ पे। और फिर मैं कतर जाके, जैसे कतर गया तो उनको भी 10 साल की सेंटेन्स हो गई वहाँ पे। तुम्ही भेटायला जायचात मुलांना जेलमध्ये, तेव्हा ते काय काय विषय, तेव्हा काय बोलणी व्हायची, कसं तुमच्या भावना कशा होत्या? कारण की सून प्रेग्नेंट होती, तिच्या आतमध्ये मूल होतं. बस देख के रोते थे हम लोग, बस मुझे क्या डैडी हम कैसे भी लेके जाओ यहाँ से, हम लोग को अभी यहाँ नहीं रहना है, कैसे भी लेके जाओ, हमें बहुत तकलीफ कुछ नहीं थी, लेकिन उन लोग को बेगुनाह है, हम लोग को हमारा क्या कसूर था जो हम लोग यहाँ पे हैं, इनको कैसे भी करके यहाँ से हमको यहाँ से बस बोलते थे यहाँ से निकाल लो हमको. तो अब मैं तो कोशिश में रहता ही था कि कैसे ना कैसे करके उनको निकालना है यहाँ से. कसे द्यायचा, तुम्ही काय सांगायचं? उनको समझाता था कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, आस्ते आस्ते सब कोशिश कर रहा हूँ मैं, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस अपने आप को संभालो, अपनी तबीयत मत बिगाड़ना, तबीयत बिगाड़ोगे तो कुछ नहीं होएगा. ऐसे सबके बहुत दोनों को समझाता था, दोनों से मिलके. मैं शारिक से मिलता था मंडे को और उन्हीं पास से मिलता था फ्राइडे को, और उनको जो सामान चाहिए रहता था, उनको जो भी ज़रूरत रहती थी, पैसा जो भी चाहिए रहता था, या उनको जो भी कुछ चाहिए था वो लेके जाता था. और उनकी हर तरीके से मैं उनकी समझो माणसाची गणितं कशी सांभाळली तुम्ही? कारण की वेगळा देश होता तुमचं, राहण्यापासनं तिकडे न्याय व्यवस्थेत सगळं वकील करणं, ऑफिसर्सना तिकडे भेटणं, हे सगळं कसं मॅनेज केलं? बहुत तकलीफ हुई पैसे की. तो मतलब वहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से जो भी पुलिस की एफआईआर गई सब मराठी में थी, वो मराठी से अरबी में ट्रांसलेट कराना बहुत एक्सपेंसिव था वहाँ पे. मराठी से बहुत पैसा गया उसमें. और फिर समझो हमारे मैंने मदद करी, लोगों ने भी, मतलब हमारे भाई थे हमारे, उन्होंने मदद करी. और मेरे पास कोई बैंक के क्रेडिट कार्ड थे जो जिन्होंने बैंक में उस टाइम में मेरे इमरजेंसी में काम आए, वो आज मुझे उसका भी सामना करना है अभी, क्योंकि सब तो एग्जॉस्ट हो गया, मनी सब पैसा एग्जॉस्ट सब खत्म हो गए. काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, और वकीलों का भी खर्चा है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. वहाँ पे एम्बेसी में डेली मेरा यही काम था, सुबह एम्बेसी जाना, रात को एडवोकेट के ऑफिस में बैठना. और एक टाइम का एम्बेसी जाने का 1000 रुपये था यहाँ का इंडियन, और 500 रुपये वहाँ जाने का था. तर कुरेशी कुटुंबियांच्या या व्यथा आहेत ज्या संपलेल्या नाही आहेत. आणखीनही 2 ज्या माता आहेत त्यांनी भारतात राहून कसा लढा दिला, कशा पद्धतीनं त्यांनी हे केलं, हे आपण पाहतोय. कतारहून जे कुटुंबीय परतले, एक दाम्पत्य ज्यांना ड्रग्ज केसमध्ये 10 वर्षाची शिक्षा झाली होती, परंतु भारतीय तपास यंत्रणा आणि कुटुंबियांच्या अथक परिश्रमाने आज ते कुटुंबीय, ते जोडपं भारतात आपल्या मायदेशी परत आलेलं आहे. कुरेशी कुटुंबीय आपल्यासोबत आहेत. दोन्ही माता म्हणजे मुलाची आई आणि मुलीची आई, ज्यांनी भारतात राहून कशा पद्धतीनं लढा दिला, एकीकडे कुटुंबीयही सांभाळायचं होतं आणि इतर ज्या यंत्रणांशी सुद्धा संपर्क साधत त्यांनी कशा पद्धतीने हे पार केलं. आपण सुरुवातीला शरीक यांची आई त्यांच्याकडे जाऊया. किस तरह से था, बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे, आपके शौहर भी वहीं पे थे कतार में, आपने यहाँ पे किस तरह से संभाला? बहुत मुश्किल समय था हमारे लिए, बच्चों को इस हालत में देखना, बहू को इस हालत में देखना कि प्रेग्नेंट है, अकेली है, बहुत मुश्किल. इतनी दुआएं करते थे हम लोग कि किस तरह से लोग इस यानी परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल दे अल्लाह ताला, बस यही दुआ करते थे. और फिर कतर जाना आना हर 8 दिन में जाना आना बहुत मुश्किल रहता था. फिर इन लोगों को इस हालत में देखना कि ये सब क्या कर दिए लोगों के साथ में, कुछ गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं, और इस तरह से फंसा दिए बच्चों को. पहला बेबी था मेरी बहू का, इतनी मुश्किल हालत में थी वो. उसकी हालत देख के बहुत रोना आता था, बहुत, कि कैसे उसको अकेले छोड़ दें वहाँ पर, कैसे वो हैंडल करेगी, अकेली है, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट डिलीवरी है. बहुत टेंशन रहता था दिमाग में मेरे बच्चे को इस हालत में देख के, कोर्ट में देख के. तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चली गई एकदम बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इस तरह से नहीं थी हमारी लाइफ ना. हमारे बच्चे इस तरह से बड़े हुए, जो कंडीशन में उनको डाल दिया गया, बहू को अलग, बेटे को अलग, इतनी मुश्किल बहुत. वो तो अल्लाह का शुक्र है कि चलो अल्लाह ने सब आसानी कर दी, हमारी गवर्नमेंट का, अस्थाना सर का और मल्होत्रा सर का. फिर हमारे वहाँ पर धीरज सर हैं, पामी सर हैं, हमारे वकील हैं, सबकी बहुत सपोर्ट थी हम लोग के साथ में. कतर में बहुत किए सबने, हमारे बच्चों से, हमसे कोऑर्डिनेट किए. यहाँ की गवर्नमेंट ने हमारे साथ दी, बहुत सपोर्ट किया हमें. नहीं तो हमें तो बहुत पॉसिबल ही नहीं लगता था कि हमारे बच्चे घर पर ऐसे आज आके बैठेंगे. बहुत करम है अल्लाह ताला का हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे, मेरी बच्ची पे, पोती पे मेरी. हमने उसको आज 1 साल 2 महीने के बाद देखा है कल.
तो सोच सकते हैं आपकी क्या हालत हुएगी हम लोग की, क्या हम लोग उससे मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। मुनीबा की माँ से भी बात करते हैं। नई नई शादी हुई थी बेटी की और कुछ ही महीनों बाद ये खबर आई, कैसा था माहौल? एक साल बाद हम तो बच्चों की लड़कियों की शादी होने के बाद हर माँ बाप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। हम भी रिलैक्स हो गए थे। माशाल्लाह ससुराल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लाइफ अच्छी चल रही थी। बीच में कहाँ से वो शैतान बुआ आ गई अतिया, उसने आके इनकी ज़िंदगी को एकदम बदलट के रख दिया। लेकिन ऊपर वाले की नज़र भी अच्छी थी, सीधी थी। हमारी सबकी कोशिशों से आज और हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने हमारी बात को सुना, बच्चों की तकलीफ़ को समझा, उनकी सच्चाई को समझा और एनसीबी ने बढ़कर उनके इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको प्रेजेंट करा कतर के गवर्नमेंट में भी। तो जो आज उनको रिहाई मिली है और वो यहाँ पे आ पाए हैं और 1.5 साल में बहुत अच्छे से वो यहाँ पे हम लोगों को मिल सके और हमारी बच्ची को नवासी को भी आज 1.5 साल में देख रहे हैं। इसकी पैदाइश के 1 साल बाद उसको देखा है। बस दिल की खुशी बहुत है। लेकिन बस जो वक्त था बहुत बुरा वक्त गुजरा। क्वारंटाइन का माहौल, बेटी को क्वारंटाइन हो गया, उसके साथ छोटी बच्ची थी। बहुत तकलीफ़ होती थी जब वो फ़ोन कभी आता था उसका कि मम्मी दुआ करे, मैं बहुत अकेली हूँ। मैंने कहा बच्चा अब क्या करें, हम दुआ करते हैं, तुम भी दुआ करते रहो अपने लिए कि हमारा ये मुश्किल वक्त निकल जाए। बस सबकी दुआएं थी, हमारी कोशिशें थी। ये कतर में उनके शादी के डैडी मम्मी रहते थे तो हिम्मत बच्चों को रहती थी, हम इधर रहते थे। और फ़ोन हमारी बेटियां दामाद बहुत मेरे लायक हैं, उन्होंने पेपर वर्क बनाने में कमी नहीं छोड़े। हर जगह बोले आंटी हमें तो इतना लिखना पढ़ना आता नहीं। हमारी बेटियां खुद राइटिंग करके एप्लीकेशन मेरे दामाद लिखते थे, फिर ईमेल पे डलवाना, वो सब उन्होंने बहुत मेहनत से पेपर बनाए। इनकी सब बातों के प्रूफ लाने में उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो जो ऑडियो को भी सब उसको स्टेप को सब लिखना मेरी बेटी ने खुद, बड़ी बेटी ने खुद अपने हाथ से लिखी कि वो अरबी लोग को ये अपनी हिंदी नहीं समझ में आएगी, उनको इंग्लिश समझ में आएगी। ये एप्लीकेशन डालो कि देखो ये फ़ोन की बातचीत वो सुने समझे, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मगर जब हमारी गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व हुई, जब हमने उनके पर अपनी एप्लीकेशन दिल्ली जाके साउथ ब्लॉक में जाके, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके, अफेयर मिनिस्टर ऑफिस में जाके, एनसीबी ऑफिस में, सब जगह जाकर हमने जब अपनी एप्लीकेशन ने डाली कि भाई हमको ये मामला बहुत आगे तक बढ़ा है, आपके बगैर नहीं होगा, प्लीज़ हेल्प करो। तो उन्होंने भी इस चीज़ पे हमारी बात को सुना और 15 दिन के अंदर ही हमको जवाब दिया। पहला मेल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मदर ऑर्गेनाइज की तरफ से आया, जिसमें बच्चों के लिए लिखा था कि ये बच्चों को फंसाया गया है, इनको हेल्प करके लाया जाए, इंडिया लाया जाए। ये मेल कतर के लिए गया था, जो हमारे को एक बड़ी हिम्मत दिया उस मेल ने कि उनको यकीन है हमारे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एनसीबी, फिर एनसीबी के लेटर्स आए कि आपके बच्चों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो निज़ाम कारा ये लोग हैं इन्होंने भी इस बात को कबूल करा कि इनको नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इन बातों की। वो सब बात होने के बाद तो उम्मीदें बढ़ गई थी और फिर उम्मीदें आज पूरी भी हो गई और हम बहुत कामयाब है इसमें। फिर वही बोलूँगी कि हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और एनसीबी डिपार्टमेंट में अस्ताना साहब की जो फील्ड है, जो उनका डिपार्टमेंट है, उसमें मल्होत्रा सर सबका और उनके साथी जो भी थे सब बहुत हमको मदद दी और हर कदम पे हमारे को तसल्ली वाली बात करते थे। अगर हम कहीं घबरा जाते थे, जैसे सज़ाएं की ख़त्म होने की नहीं आता था कुछ, तो उन्होंने जब अपनी तरफ से सब अपीलें लिख के डाली, उन्होंने हमारे बच्चों की बेगुनाही लिखी कि इनके कसूर नहीं है, जिसने किया है वो अतिया ने, वो बुआ ने, तो वो यहाँ पे हमने उसका साथी निज़ाम करा, उसको हमने यहाँ पकड़ा हुआ है। आप चाहे तो उनको बुलाओ और इनको भेजो। उन्होंने तो इतनी बड़ी ऑफ़र भी रख दिए थे हमारी गवर्नमेंट ने। मैं तो बहुत थैंक्स बोलूँगी, वो चाहे हुआ नहीं लेकिन उनकी तरफ से ये ऑफ़र भी चला गया था। आज तक वालों ने इस चीज़ को दिखाया था, बहुत अच्छी बात थी और जाना चाहिए था ऐसे लोगों को। मालूम पड़े कि परदेश में अपने से छूट के कैसे रहते, उसके घर वाले छूटेंगे तो मालूम पड़ेगा की परदेश में नई जगह पे किसी को भेजना कैसा है। कुटुंबियांची मोठी ताकद या दोघांच्या मागे होती, म्हणून आज हे दाम्पत्य भारतात पुन्हा येऊ शकले। मैं एक शेवट विचारेन, आप पे जो बीती है, आप दूसरे जो आपकी तरह लोग जाते हैं, क्या सलाह देंगे उनको? सर मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई भी आपके जान पहचान वाला दूसरा भी कोई बैग देता है उसको चेक कीजिए, जो भी है। अब बस अब बैग चेक करके जाइए, कुछ भी दे वो चेक कीजिए, पूरा बैग प्रॉपरली चेक कीजिए, उसके बाद ही किसी और का सामान लीजिए।
नहीं तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि कभी किसी का कोई सामान नहीं पकड़िए। मेरा यही उनका ओपिनियन रहेगा सर। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट मत करिए, किसी का कोई भी सामान, खाना पीना, क्योंकि आपको पता नहीं वहाँ पे खाने पीने के सामानों में भी लोगों को फंसाया जा रहा है। और मैं मेरी फैमिली को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके सपोर्ट के बिना आज हम लोग यहाँ नहीं होते। और जो लोग वहाँ पर हैं, मैं उनकी फैमिली को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग उनके लिए कुछ करिए, क्योंकि वो लोग इंतज़ार में कि उनके लिए भी कोई कुछ करे। हे अश्रू नाही आहेत, ही खरोखर एक अगतिकता आहे। आणि आपण पाहिलं की जर कुटुंबीय तुमच्या मागे ठामपणे उभे असतील तर तुम्ही मोठ्यातलं मोठं संकट सुद्धा पार करू शकता। जर तुम्ही तुमच्या कार्यात खरे आहात, तुम्ही कुठलं चुकीचं काम केलं नाही आहे, तर तुम्हाला कोणाशी घाबरायची गरज नाही। कारण की जेव्हा तुमचं कुटुंबीय तुमच्या रक्षणेसाठी उभं राहतं, तुमची रक्षा करत असतं, तेव्हा भल्या भल्यांना सुद्धा माघार घ्यावी लागते। आणि याच्यात सुद्धा दोन्ही कुटुंबियांचं खरोखर कौतुक करावं तितकं थोडं आहे। कारण की आपल्या मुलांचं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी एक बाप तिथं वर्षानुवर्ष तळ ठोकून होता। दोन्ही कुटुंबीय, भारत सरकार, कतार सरकार, पत्रव्यवहार चालू होते। जिथे आशा मिळेल, जिथे अपेक्षा होती, त्या सर्व तपास यंत्रणा असतील, सर्व सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे त्यांनी झिजवले आणि त्यांच्याच अथक प्रयत्नांमुळे आज हे दोन्ही मुलं त्यांच्या नातवीसह भारतात परतली आहेत। त्यामुळे खरोखरच या कुटुंबियांचं कौतुक करावं तितकं थोडं। आणि विश्वास नावाची जी गोष्ट असते ती प्रत्येकाने दाखवावी लागते, परंतु कोणावर किती विश्वास ठेवायचा हा सुद्धा प्रश्न इथं आहे। त्यामुळे खरोखर काळजी घ्यायला हवी आणि अशा पद्धतीच्या कुठल्याही फसव्या आमिषात बळी न पडता प्रत्येकानं काळजीपूर्वकच परदेशवारीचा प्रवास करण्याची गरज आहे। कॅमेरामन इरफान शेख, साम्या राणे, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।